Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 12 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है India after independence और ये आपका 6th session है. So let's start with it. तो एक बार brief recap कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड और हमने देखा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे किस तरीके से स्टेट्स को या फिर जितने भी बाउंड्रीज थे बच्चों उनको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था. और ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो एक रिकमेंडेशन दिया गया था बाय whom? Though it was the States Reorganization Commission, now that was set up in the year 1956 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, राइट? और उसी के बेसिस पे बहुत सारी बाउंड्रीज को और बहुत सारी प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट्स के जो बाउंड्रीज थे बच्चों उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए रेकमेंड किया गया था बाय द कमीशन. और इसमें हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन थे. सो दैट वाज इन द रीजन्स ऑफ द पीपल हु वर स्पीकिंग असमीज या फिर बंगाली, मलयालम, तेलुगु. तो ये डिफरेंट रीजन्स में जितने भी लोग थे बच्चों जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे तो उनके लिए अपना एक प्रोविंस कर्व आउट किया गया था. एंड इट वाज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश दैट वाज डन इन द ईयर 1953. तो हमने देखा था कि 1966 में पंजाब को भी डिवाइड किया गया था. एक पंजाब स्टेट बना और दूसरा हरियाणा स्टेट बना. फिर हमने देखा था कि मराठी और गुजराती स्पीकर्स के लिए भी स्टेट्स बनाए गए थे. ओके, सो द प्रेजेंट रीजन गुजरात एंड ऑल्सो द प्रेजेंट रीजन महाराष्ट्र. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था इन दिस टॉपिक दैट इज हाउ द स्टेट्स वर फॉर्म्ड. उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया दैट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. तो हमारी कंट्री में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? सो दैट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सो टेकिंग आउट पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अ न्यू नेशन जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. इसके लिए क्या किया गया था? तो 1950 में यानी कि 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट. और ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? सो इन्हें बहुत सारे नए डिजाइन्स या पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने थे बच्चों. फॉर व्हाट? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री और द इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया. ओके, और वहां पे जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, एक नया मॉडल बनाया जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल या मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी, जो हमारे कंट्री में आज भी फॉलो होता है ना? और ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? दैट स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री पावर्स होंगे. किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था दैट इन द ईयर जब हमारा 1956 या फिर 1960s के बाद सेकेंड ईयर प्लान जो हुआ था बच्चों, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि मेन फोकस था ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स and also on the construction or the building up of new heavy industries such as the iron and steel plants. और different regions में बहुत ही अच्छे तरीके से नए डैम्स बनाए जाने लगे और नए इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाने लगे. Okay, now this was the new big step for the economic development of our country. और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी पिक्चर्स दिए गए हैं कि कौन कौन से डैम्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, कौन कौन से नए स्टील प्लांट्स बनाए जाने लगे. तो इन सब के बारे में आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी डिटेल में पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर और ये हमारा लास्ट टॉपिक है. ओके, सो सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज. उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या था बच्चों हमारे कंट्री के लिए? सो दैट वाज द फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विदाउट द इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन पावर. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वाज also the foreign minister of newly independent India developed free India's foreign policy. तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे.
ओके, और उन्होंने बहुत सारे नए इंडिया फॉरेन पॉलिसीज बनाए। और इसमें क्या था बच्चों? सो नॉन अलाइनमेंट फॉर्म्ड द बेडरॉक ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी। और एक नया पॉलिसी जो हमारा फॉरेन पॉलिसी में आया था बच्चों, दैट वाज द नॉन अलाइनमेंट। तो आप जब एक स्पेशल बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि ये टॉपिक दिया है जिसका नाम है सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज। इसके बैकग्राउंड के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर समझना होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था बच्चों, तो उसके बाद कोल्ड वॉर का सीजन चला था एंड इट वाज मेनली बिटवीन टू इंपॉर्टेंट पावर्स, एक यूएस दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सेकंड वन इज द यूएसएसआर और सोवियत रशिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पावर्स, ये जो बड़े सबसे शक्तिशाली पावर थे बच्चों, तो उनके बीच ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और इसी वजह से ये नॉन अलाइंड पार्टी या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया था। सो लेड बाय स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया, द नॉन अलाइंड मूवमेंट अर्ज्ड कंट्रीज not to join either of the two major alliances। तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे देश थे बच्चों जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से कंट्रीज थे? सो इट वाज इजिप्ट, यूगोस्लाविया, देन इंडोनेशिया, घाना, ओके, एंड ऑल्सो इंडिया। सो इन्होंने ये नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था, जहां पे ये बाकी कंट्रीज को भी अर्ज किया गया था कि वो दो मेजर अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करें। और ये दो मेजर अलायंस कौन से हैं बच्चों? सो इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सेकेंड वन इज द यूएसएसआर, ओके। और इसके बारे में आप डिटेल में अपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मेंबर्स जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, that is Jawaharlal Nehru, okay? They tried to prevent war, often taking a humanitarian and moral stand against war। तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी मेंबर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, वो चाहते थे कि किसी तरीके से वॉर को रोका जाए, ओके। However, for one reason or another, many non-aligned countries, including India, were got involved in wars। लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से हमेशा ऐसा होता था कि जितने भी नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले से ही अर्ज किया था कि कोई भी कंट्री दोनों मेजर अलायंस को ज्वाइन ना करे, वो किसी ना किसी रीजन से हमेशा they got involved in the wars here। So by the 1970s, a large number of countries had joined the non-aligned movement, okay? तो 1970s में हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस पूरे मूवमेंट को ज्वाइन किया था। अगेन हियर इज पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू विद द अदर मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। और हमारे फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट था, ओके। नाउ दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज द नेशन 60 years on, ओके, कि इंडिपेंडेंस के 60 साल बाद हमारा नेशन कैसा था। सो ऑन 15 August 2007, इंडिया सेलिब्रेटेड 60 years of its existence as a free nation। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिला था? इट वाज इन द ईयर 1947। और अगर आप कैलकुलेट करोगे 2007 तक, तो आप देखोगे कि हमारे कंट्री को आजाद हुए हुए कितने साल हो गए थे बच्चों? 60 साल हो गए थे, ओके। तो उस टाइम से अब तक के बीच में हमारे कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, बहुत सारे चेंजेस आए थे। लेकिन क्या लोगों को ऐसा लगता था कि इंडिया को में इतने चेंजेस आ सकते हैं? तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो मेनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैड फेल्ट दैट India could not survive as a single country, that it would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे क्रिटिक्स थे बच्चों, बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे जिनके अपने अपने इंडिपेंडेंट व्यूज थे। तो यहाँ पे कुछ फॉरेन ऑब्जर्वर्स को ऐसा लगा था कि इंडिया एज अ सिंगल कंट्री कुड नॉट सर्वाइव। उन्हें ऐसा लगा था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया खुद से एक सिंगल कंट्री की तरह सर्वाइव नहीं कर सकता है, एंड ऑल्सो
इट वुड ब्रेक इनटू मेनी पार्ट्स, कि बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप में फॉर्म करके सभी अपना एक एक नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन बना लेंगे। अदर्स बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, लेकिन बाकी कुछ ऐसे फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, उनको लगता था कि इंडिया मिलिट्री रूल के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं। वी आर स्टिल स्टैंडिंग हियर, दैट इज इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, however, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of states and local elections. तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे कंट्री में उस टाइम तक ऑलमोस्ट 13 जनरल इलेक्शंस भी हुए थे, ऑल्सो बहुत सारे स्टेट्स और लोकल इलेक्शंस भी हेल्ड किए गए थे। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था, दैट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, कि जितने लोग भी 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा हैं बच्चों, ईच एंड एवरीवन हैज द राइट टू वोट। ओके, नाउ देयर इज अ फ्री प्रेस as well as an independent judiciary. अब हमारे कंट्री में फ्री प्रेस भी है, मीडिया, ओके, उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ग्रुप। ऑन द अदर हैंड, डीप डिविजन्स परसिस्ट। एक तरफ तो हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उसको 60 साल बाद भी फॉलो किया जा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ डिमेरिट्स तो हर जगह होते हैं और हम अपने कंट्री में भी कुछ डिमेरिट्स देख सकते हैं। सो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, द अनटचेबल्स, और एज दे आर नाउ रेफर्ड टू, द दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज के डेट में भी या फिर कुछ साल पहले तक भी हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो अनटचेबल्स थे, जिनको आज के डेट पे कैसे रेफर किया जाता है, दलित्स के नाम से रेफर किया जाता है, वो आज तक ये वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जब आप लोगों ने अनटचेबल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उन्हें टेम्पल्स में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, या फिर वो अपने हाई क्लास के सामने वो बैठ नहीं सकते थे, राइट? तो उनको हर रीजन से एक्सक्लूड करके रखा जाता था, एंड दैट इज हाउ दे फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। और आज की डेट पे भी अगर आप न्यूज में देखोगे तो बहुत सारे विलेजेस या फिर छोटे छोटे जगह पे आपको दिखेगा या ऐसे न्यूज मिलते हैं दैट द दलित्स दे आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। ओके, तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होते हैं और वो हमारे कंट्री में परसिस्ट कर रहे हैं। नाउ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we discussed about search for independent foreign policies and the nation 60 years on. तो बच्चों, अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक एंड रीड ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया है, कि जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे, पार्टीशन के बाद हमारे कंट्री में क्या सिनेरियो था, फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे बच्चों, किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो सारे मैप को आप देखो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.